वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्राचीन इतिहास को लेकर के आप सभी लोगों के लगातार कमेंट आ रहे थे कि सर जी बीए फिफ्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट 10 टॉपिक्स की वीडियो आपने नहीं दिया एंशिएंट हिस्ट्री का। तो मैंने आपके कमेंट्स को पढ़ा और साथ ही साथ में मैं सभी सब्जेक्ट के टॉप 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो जल्द ही देने वाला हूँ। तो ऐसे में ये श्रृंखला लगातार चलती रहेगी। एंशिएंट हिस्ट्री बीए फिफ्थ सेमेस्टर 2025 में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो है प्रश्नों को अगर बात की जाए तो इन्हीं टॉपिक से आने वाले हैं। और ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले वर्ष के विभिन्न विश्वविद्यालय क्वेश्चन पेपर को मैंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और उसके बाद मैंने देखा कि इन्हीं टॉपिक से प्रश्न लगातार परीक्षा में आ रहे हैं। पेपर आपका क्या है, पेपर देखिए, जब आप बीए के फिफ्थ सेमेस्टर में होते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट के 2 पेपर पढ़ने होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, यानी प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र। फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, प्राचीन भारत के राज्य और अर्थव्यवस्था और समाज, यानी कि एक प्रकार से स्टेट इकोनॉमी एंड सोसाइटी ऑफ एंशिएंट इंडिया। ठीक है, यानी कि आपको भारत के प्राचीनतम जो राज्य रहे, प्राचीन भारत में जो राज्य की स्थिति रही है, राज्य का स्वरूप कैसा रहा है, स्ट्रक्चर कैसा रहा है, समाज का स्वरूप स्ट्रक्चर कैसा रहा है और अर्थव्यवस्था कैसी रही, कृषि वगैरह या फिर जो भी रहा हो वो कैसा रहा है, पूरा का पूरा आपको समझना है। टॉप 10 टॉपिक्स हैं ये, इन्हीं टॉपिक से प्रश्न पूछे गए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज में पढ़ रहे हैं, परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव हो रही है चाहे लिखित हो रही है, यानी कि अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ रहे हैं, चाहे आपकी परीक्षा में एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है लेक्चर, ध्यान रखेंगे। ठीक है, खास करके माइनर का लफड़ा तो फिफ्थ सेमेस्टर में रहा नहीं, मेजर सब्जेक्ट ही पढ़ने, 2 मेजर सब्जेक्ट और एक को करिकुलर सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते बस। ठीक है, चलें टॉपिक आपका थोड़ा सा नज़र डालते हैं, पैनी नज़र देखें। इसमें क्या है, पहला टॉपिक आपका क्या है भैया, वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था जो है ये कितने वर्ण है, 4 वर्ण है। कौन कौन से वर्ण व्यवस्था को लेकर के मैंने चर्चा करा हुआ है, आप देख लीजिएगा 2024 वाली वीडियोस में, प्लेलिस्ट मैं सेंड कर दूंगा आपके पास, उसमें आप देखेंगे, हालांकि प्लेलिस्ट यूट्यूब पर है, आप देख लीजिएगा। वर्ण व्यवस्था क्या, वर्ण क्या होता है, देखिए वर्ण और वर्ग दोनों अलग अलग है। वर्ग जो है वो क्लास बोलते हैं उसको, वर्ण को एक प्रकार से वर्णा ही बोलते हैं। क्लास बेसिकली इंडिया में नहीं रहा, इंडिया में नहीं बल्कि वो विदेशों से आया शब्द है। वर्ण व्यवस्था संस्कृत का शब्द है और आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था, आप देखते हैं कि वैदिक श्लोकों में भी वर्णित है कैसे कि ब्राह्मणो वस्या मुखमासीदा बाहुराज्यान्याकृतः उरुतदश्च वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी कि ब्राह्मण मेरा मुखमंडल है, एक विराट पुरुष है या ब्रह्मा है, ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मणों अश्य मुखमासीद, यानी ब्राह्मण के मुखमंडल से कौन, मतलब कि ब्रह्मा के मुखमंडल से ब्राह्मणों की उत्पत्ति, भुजाओं से छत्र बाहु राज्यान्य करता, भुजाओं से क्षत्रियों की उत्पत्ति, जंघों से उरुतदस्त वैश्या, उरु माने जंघा, जंघों से शूद्र की मतलब कि जंघों से वैश्य की उत्पत्ति, उरुतदस्त वैश्याः पादाभ्याम शूद्रो पदाभ्याम शूद्रो अजायतः, यानी कि शूद्रों की उत्पत्ति पैरों से हुई है। और जब तक चारों चीज़ें यानी कि हाथ पैर और जंघे और आपका सिर, ये सभी चीज़ जब तक एक प्रकार से एक में तालमेल के साथ नहीं बैठते हैं तब तक एक प्रकार से आपका जीवन सफल नहीं होता या एक प्रकार से आप पूर्ण नहीं होते हैं। यानी चारों वर्णों के बिना समाज का पूर्ण होना एक प्रकार से नहीं माना जाता था। ठीक है, समाज पूर्ण कब माना जाता है, जब ये चारों वर्ण मिल जाएंगे। वर्ण व्यवस्था बेसिकली क्या थी कि ब्राह्मण मेरा मुखमंडल है। मुखमंडल से तात्पर्य ये है कि ब्राह्मण जो है अध्ययन अध्यापन करेगा, शिक्षा देगा, शिक्षा लेगा, भिक्षा देगा मतलब भिक्षा लेगा, खास करके साथ ही साथ में यज्ञ हवन करेगा, देवताओं के आवाहन के जो मंत्र है उसको याद करेगा, वेद पढ़ेगा, वेद पढ़ाएगा, ये ब्राह्मणों का काम थे। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए, वर्ण व्यवस्था के साथ ही साथ आप देखेंगे कि जो क्षत्रिय थे वर्ण व्यवस्था में सेकंड नंबर पर बाहु राजन, हाथों का काम होता है। जैसे कि मच्छर आपको कहीं पर काटा, रात में आप सो रहे हैं और रात हाथ में आप, ब्राह्मण आपका सो रहा, दिमाग सो रहा है, लेकिन क्षत्रिय फिर भी नहीं सो रहा है। क्षत्रिय ने क्या किया, तुरंत जो है मच्छर को मार दिया, यानी कि हाथ जो है तुरंत वहां पर पहुंच जाएगा जहां मच्छर बैठा था। यानी कि एक प्रकार से हाथ का भी अपना इंपॉर्टेंस है। हाथ क्या करता है, रक्षा करता है। किसकी रक्षा करता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की रक्षा करता है, पूरे संसार की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। तो क्षत्रिय का ये काम होता था, रक्षा करना, दान देना, ठीक है, और यज्ञ वगैरह करवाते रहना। क्लियर, और राजा महाराजा की जो पदवी थी वो क्षत्रिय लोगों के पास ही थी। क्लियर, इसके बाद में फिर और कौन आते हैं, वैश्य आते हैं। वैश्य ने व्यापार संभाला,
व्यापार पूरा का पूरा व्यापार जो है किसने संभाला, वैश्य लोगों ने संभाला। और शूद्र ने एक प्रकार से सारे काम जो अपने बचे काम वो सारे काम उन्होंने किए। बचे काम क्या, तमाम प्रकार के जो श्रम वाले काम थे, या एक प्रकार से जो भी तमाम काम, जैसे कि आप देखते हैं लकड़ी वगैरह काम हो गया, खेती का काम हो गया, या अन्य काम जो हो गया, सभी के काम बटे हुए थे। सभी एक दूसरे की इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे। छुआछूत जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। अस्पृश्यता वगैरह कुछ नहीं था। मतलब आप देखेंगे कि ये जो दुनिया भर के टीम टाम आज देख रहे होंगे समाज में कि तुम छोटे हो, ऊंच हो, नीच हो, ये कोई व्यवस्था नहीं थी। कर्म के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा समाज बटा हुआ था, ठीक है। और यानी कि जैसे जो व्यक्ति ब्राह्मणों के काम करते थे वो ब्राह्मण कहलाते थे, क्षत्रियों के काम क्षत्रिय कहलाए, और वैश्य के काम जिसने किया वैश्य कहलाए, ठीक है। इस तरीके से लेकिन बीच बीच में धीरे धीरे आते हुए क्या हुआ कि एक वर्चस्व बनता चला गया। और इस तरीके जैसे कि मान लेते हैं एक राजा है, राजा का पुत्र राजा बनता चला गया, तो उसके अंदर खून से ही शुरुआत से ही राजा राजसी चीज़ें देखते आ रहा, तो राजसी उसके अंदर आ गया। ऐसे ही ब्राह्मण लोग ब्राह्मण अपने घर में देखते चले तो ब्राह्मण लिखते चले, तो ब्राह्मण ही आज तक बने रहे। तो इस तरीके से क्या हुआ कि लोग अपनी चीज़ों को नहीं छोड़ पाए, अपने धंधे को नहीं छोड़ पाए, और इस वजह से वही धंधे एक प्रकार से धीरे धीरे करके क्या हो गए, लिखित रूप में हो गए, और वो चीज़ें जन्म पर आधारित हो गई, ठीक है। अब भी समाज थोड़ा बहुत बदल रहा है। तो वर्ण व्यवस्था बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था थी। आज उसका जो विकृत रूप हमारे समक्ष पेश किया जा रहा है वो गलत बात है। यानी इसका जो वास्तविक स्वरूप था उस वास्तविक स्वरूप से थोड़ा बहुत हट गए लोग। जाति व्यवस्था से फिर जाति व्यवस्था की, मतलब कि वर्ण व्यवस्था से जाति व्यवस्था की उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि जहाँ 4 बर्तन होता है वहाँ खटपट लगा रहता है, तो इससे जाति व्यवस्था की उत्पत्ति वर्ण व्यवस्था से हुई। ब्राह्मणों में कोई शुक्ला है, कोई मिश्रा है, कोई तिवारी है, कोई पांडे है, कोई पाठक है, कोई चौबे है, कोई छब्बे है, इस तरीके तमाम, कोई दूबे है। ऐसे ही जाति व्यवस्था बनी। क्षत्रियों में ये क्षत्रिय, फला क्षत्रिय, वो क्षत्रिय, वो क्षत्रिय, तमाम क्षत्रिय हो गए, ठीक है। वैश्य में ये कोई साहू है, कोई गुप्ता है, कोई बनिया है, इस तरीके तमाम हो गए। ऐसे शूद्रों में आप देखते कोई मौर्य है, कोई जो है चमार है, कोई हरिजन है, कोई ये है, कोई, मतलब कि आप देखते हैं हर जगह पे जाति बन गई। जातियों में उपजातियाँ तमाम बन गई, ठीक है, कि तुम्हारा गोत्र ये है, हमारा ये, मतलब गोत्र हो गया, सब बट गया पूरा का पूरा। यानी समाज लगातार केवल वर्ण व्यवस्था ही नहीं, लोग कहते हैं कि भाई ब्राह्मणों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, जीवन खत्म कर दिया, इनको दबा के रखा, वो कर रहा, कुछ नहीं किया उन लोगों ने। पहले का समाज बिल्कुल ठीक था। बीच में आकर के कुछ लोगों ने, कुछ ब्राह्मणों ने या कुछ क्षत्रियों ने, कुछ उच्च वर्ग के लोगों ने इन चीज़ों को किया, और उनके करने का तात्पर्य था कि फिर लोग उसको अपनाने भी चले गए, लोग उनको मानते भी चले गए, और वही चीज़ आपके विकट समाज आया। लेकिन अब सारी चीज़ें व्यवस्थित हो चुकी हैं, भारतीय संविधान लागू हो गया, तो कोई जैसी व्यवस्था अब नहीं है ये सब। हालांकि वर्ण व्यवस्था मेरे हिसाब से गलत व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के बारे में अगर विस्तार से डिटेल में जानकारी लेंगे, बड़ी ज़बरदस्त व्यवस्था थी, ठीक है। तो भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पहले थी, प्राचीन समाज में। इसके अलावा फिर जाति व्यवस्था आई, और भारतीय जाति व्यवस्था के बारे में हमको पढ़ना है, और जाति व्यवस्था के बारे में, ठीक है। तमाम जातियां बनी, तो इस तरीके से जाति व्यवस्था बेसिकली जन्म पर आधारित होती है, और वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। अगला टॉपिक आपका है आश्रम व्यवस्था और पुरुषार्थ। आश्रम कितने हैं? 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कौन कौन से आश्रम है भैया? आश्रम की अगर बात की 4 आश्रम है आपके। पहला है आपका कौन सा आश्रम भैया? ब्रह्मचर्य आश्रम, ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा आश्रम कौन सा है आपका? गृहस्थ आश्रम, ठीक है। तीसरा आश्रम कौन सा है? वानप्रस्थ आश्रम, ठीक है, वानप्रस्थ आश्रम। चौथा आश्रम है आपका संन्यास आश्रम, ठीक है, संन्यास आश्रम। तो इस तरीके से 4 आश्रम है। 100 साल की उम्र एक व्यक्ति की मानी गई एवरेज, ठीक है। और 25-25 सालों के एक आश्रम है, यानी 0 से लेकर के 25 साल तक बच्चा एक प्रकार से ब्रह्मचारी का पालन करेगा। फिर फिर गृहस्थ आश्रम, यानी इसी में शिक्षा पढ़ना पढ़ाना ब्रह्मचर्य में हो गया। गृहस्थ आश्रम में क्या करता है वो, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में शादी होती है, और 25 से लेकर के 50 साल तक वो शादी वगैरह करके अपने जो है जीवन के सुख प्राप्त करता है। और तमाम प्रकार के जो गृहस्थ आश्रम जो है दुनिया का सबसे, मतलब कि जो है सबसे बड़ा आश्रम, सबसे अच्छा आश्रम गृहस्थ आश्रम ही है। यानी सारे आश्रमों में सबसे बड़ा आश्रम कौन सा? गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पर ही ये तीनों आश्रम के लोग टिके होते हैं। वानप्रस्थ जो योगी वगैरह भिक्षा मांगते हैं, ज्ञान वगैरह बांटते हैं, ठीक। संन्यास आश्रम में व्यक्ति एक प्रकार सन्यासी हो जाता है, फिर बट वृक्ष के नीचे बैठ करके राम राम, ठीक है, तुलसी की माला लेकर के, ठीक है, श्रीमन नारायण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय बिच्चे, तमाम प्रकार के मंत्रों का पाठ किया करता है। तो इस तरीके से ये वानप्रस्थ माने तो जंगल की ओर प्रस्थान करना। जो आपका ब्रह्मचर्य में आपने ज्ञान प्राप्त किया, और गृहस्थ के अनुभव, वानप्रस्थ का ज्ञान और वानप्रस्थ मतलब कि ब्रह्मचर्य का ज्ञान और गृहस्थ का अनुभव, इन दोनों को मिला करके जब व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, अनुभव भी हो जाता है, तो वह एक प्रकार से लोगों को एक प्रकार से ज्ञान देने के लिए जंगल की ओर प्रस्थान करता है। वो होता है वानप्रस्थ। वान माने जंगल, प्रस्थ माने जाना, जंगल की ओर जाना। संन्यास आश्रम तो आप लोग जानते हैं। तो ये हो गया 4 आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था पूरा का पूरा विस्तार से आपको पढ़ना है। इसके अलावा पुरुषार्थ के बारे में पढ़ लेना। पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुष का अर्थ। पुरुष का अर्थ का मतलब पुरुष का अर्थ नहीं होता है। ये बहुत सारे बच्चे, एक बार मैं पढ़ा रहा था या कहीं पर था, मैं BHU में साथ पढ़ रहा था, तो मैं एक क्लास गया, एक प्रकार से क्लास में बच्चे जूनियर लोग थे, तो वहाँ पर पुरुषार्थ शब्द का क्लेरिफिकेशन करने के लिए मुझे बोला गया कि सर पुरुषार्थ क्या है। और एक लड़की खड़ी हुई, उसने मुझसे पूछा कि सर पुरुषार्थ क्यों कहा गया।
जो कि BHU वगैरह में आप जाएंगे, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर नारीवादी सोच भी आपको वहाँ पर मिलेगी, यानी कि लगेगा कि भाई नर नारी एक समान की बात होती है। ठीक है, तो वहाँ पर एक बच्ची ने पूछा कि सर पुरुषार्थ किसे कहते हैं, पुरुषार्थ क्या है, पुरुषार्थ क्या है, तो स्त्री अर्थ क्यों नहीं आया, नारी अर्थ क्यों नहीं आया? क्या पुरुष प्रधान देश आज भी है भारत, या पुरुष प्रधानता इस वजह हद तक है कि भाई हर धर्म में आप मतलब कि धर्म में आप देखते हैं कि नारी के लिए कोई स्थान नहीं है? मैंने कहा नहीं बेटा, समझो इसको। वैदिक चीज़ों में आप देखते हैं कि नारी जो था उसका कद ऊंचा था। गार्गी, मैत्री, ये सब एक लोग प्रकार से बड़ी फेमस विदुषी महिलाएं थी, जो बड़ी ज्ञानी थी, पढ़ने लिखने का अधिकार था। बीच में आकर के मध्यकाल में आते आते आप देखते हैं स्त्रियों का जो पढ़ने का अधिकार था वो खत्म होता चला गया। पुरुषार्थ इसलिए होता है क्योंकि पुरुषार्थ का मतलब पुरुषों से नहीं होता है। अच्छा, पुरुषों का मतलब यही होता है कि भाई जो मोक्ष की अवधारणा दी गई है पुरुषों के लिए बनाई गई। बेसिकली आप देखते हैं जो पुरानी सोच या जो रही है कि भाई पुरुष ही एक प्रकार से आप देखते हैं शमशान पे स्त्रियां नहीं जा सकती हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। इसके कई कारण हैं, अब उस कारण को बताएंगे तो बड़ा लंबा जो है सेशन चला जाएगा। तो ऐसे ही पुरुषार्थ जो है वो 4 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, जो व्यक्ति इन चारों को सामंजस्य कर लेता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और बेसिकली जो पत्नी होती है अर्धांगिनी होती है, और जब अर्धांगिनी होती है तो पुरुष में ही उसका एक प्रकार से सारा पुरुष का जो किया कर्तव्य है, पुरुष जैसे पूजा कर रहा तो उसका ग्रंथि बंधन करके स्त्री भी आधा भाग प्राप्त करती है। यानी कि जो भी पुरुष पुण्य करता है, पाप करता है, उसकी भागीदारी कहीं ना कहीं पे पत्नी को भी पुण्य करता तो उसमें होता है, पाप करता तो होता है कि नहीं होता है ये डोंट मैटर, वो एक्सेप्ट करेगी तब होगा, नहीं एक्सेप्ट करेगी तो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन पुण्य जो मिलता है उसको पूरा मिलता है। तो पुरुषार्थ में ही एक प्रकार से स्त्री अर्थ छिपा हुआ होता है। ये मान्यता पहले से ही है कि भाई जब हम पूजा करते तो हम स्त्री को साथ में बैठा करके, आप देखते रामचंद्र जी जब पूजा कर रहे थे, सीता जी नहीं थी तो उन्होंने सोने की सुवर्ण की मूर्ति बनवाई गई, तब पूजा हुई। यानी स्त्री का कद बहुत ऊंचा है भारतीय धर्म ग्रंथों में। तो पुरुषार्थ जो है उसमें कितने पुरुषार्थ हैं, पुरुषार्थ कितने हैं भैया? पुरुषार्थ आपके 4 हैं। कौन कौन से पुरुषार्थ हैं भैया? पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है आपका काम, और चौथा कौन सा है आपका? मोक्ष। ठीक है, यही मोक्ष जो है, मोक्ष का मतलब क्या होता है? आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाना, भव सागर से नैया उस पार हो जाना, बेड़ा पार हो जाना। कहते हैं कि भाव ही सब कुछ, भाव ही सब सार है, और भाव से पूजे अगर तो भव सागर से बेड़ा पार है। वो भव सागर क्या है? वो भव सागर दैट मीन्स जीवन का भव सागर, यानी एक प्रकार से जीवन का जो 84 लाख योनि भ्रमण करने के बाद में ये मनुष्य शरीर मिला है, इस मनुष्य शरीर से एक प्रकार से छुटकारा पाना, या इस योनियों में ना भ्रमण करना दोबारा, क्योंकि मनुष्य ही एक प्रकार से ऐसा प्राणी है जो पूजा पाठ करके दिमाग का प्रयोग करके उस परम सत्ता को समझ जाता है, इस आत्मा को उस परमात्मा से मिला करके, और उसके बाद में उस परमात्मा में विलीन हो जाता है, क्योंकि उसी परमात्मा का एक अंश हम लोग हैं जो विद्यमान है इधर उधर। जैसे एक पेड़ है उसके तमाम पत्ते हैं, इस तरीके से परमात्मा पेड़ है और आत्मा उसके पत्ते हैं। इसी आत्मा का एक प्रकार से उसी पत्ते में जाकर के मतलब इसी पत्ते का उस पेड़ में जाकर के मिल जाना, ठीक है, ही क्या होता है आपका मतलब कि एक प्रकार से परम तत्व में विलीन हो जाना होता है। इसी को मोक्ष प्राप्ति कहते हैं, बौद्धों में निर्वाण प्राप्ति कहते हैं इसी को। ठीक है, ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे। जब मोक्ष आपको कब मिलेगा? जब धर्म, अर्थ और काम का प्रयोग आप अच्छे करेंगे। धर्म क्या है? धर्म होता है कि भाई आपका जो कर्म है वही धर्म होता है। अब कर्म आपका कैसे डिसाइड होता है? धर्म में बताए गए जो मार्ग होते हैं वही ये डिसाइड करते हैं कि आप क्या करते हैं, नैतिक कार्य, यानी आपका कौन सा काम सही है, कौन सा काम बुरा है, कौन सा काम गलत है। यानी धर्म डिसाइड करता है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है। धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलते हुए आप एक प्रकार से अर्थ को प्राप्त करें। अर्थ मतलब क्या होता है? पैसा रुपया। पैसा रुपया कैसे कमाना है? आपको 2 नंबरी पैसा नहीं कमाना है। धर्म में बताए हुए मार्ग पर चल करके जीव हत्या आपको नहीं करनी है, अहिंसा परमो धर्मा। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई, सत्य, निष्ठा, अहिंसा। ठीक है, और आपको जो है किसी से झूठ नहीं बोलना है, सत्य वचन करना है। ये सब एक प्रकार से धर्म में बताए गए मार्ग हैं। धर्म मतलब होता है धारण करना। तो जो चीज़ें बताई गई हमारे पूर्वजों ने बताई हैं उनको हमको एक्सेप्ट करना है, और उन्हीं के मार्ग पर, उन्हीं के पद चिन्हों पर आगे बढ़ करके हमको अर्थ कमाना है, पैसा रुपया कमाना, ताकि हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। दैट मीन्स काम। काम क्या होता है? काम का मतलब होता है जीवन की समस्त इच्छाएं। काम में एक प्रकार से काम वासना भी शामिल हो जाती है और जीवन की तमाम प्रकार की इच्छाएं भी शामिल होती हैं। काम का मतलब होता है कि जीवन की समस्त इच्छाएं, मतलब कि जो नीड्स होती हैं, जो कि मनुष्य जो है वो अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। मनुष्य की इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। जिस मनुष्य की इच्छा नहीं समाप्त होती उसको मोक्ष नहीं मिलता है, ये बात ध्यान रखेंगे। इसीलिए एक प्रकार से मनुष्य जब एक प्रकार से रुपया पैसा कमा लेता है
और धर्म में बताए हुए मार्ग पर कमाता है और अपने जीवन के समस्त एक प्रकार से जो उद्देश्य होता है या उसका जो एक प्रकार से तमाम प्रकार की इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं की पूर्ति कर लेता है। यानी धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का सामंजस्य जो व्यक्ति बैठा लेता है उसी व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसी के निर्वाण की प्राप्ति होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यही होता है पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन्हीं का सामंजस्य का नाम ही है पुरुषार्थ। तो इसमें पुरुषार्थ में नारी अर्थ छुपा हुआ है। पुरुषार्थ का तात्पर्य यहाँ पर कोई पुरुष अर्थ से नहीं कि भाई पुरुषों के लिए ही केवल है, हालांकि ये सभी के लिए है, लेकिन पुरुषों के ही साथ स्त्रियों का भी कल्याण होता है। इस वजह से एक प्रकार से पुरुषार्थ यहाँ पर कहा गया होगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। तो मैंने उसको समझाया चीज़ों को। तो ये आपका टॉपिक पुरुषार्थ, आश्रम व्यवस्था, जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था मैंने वैसे ही क्लियर कर दिया आपके लिए। ठीक है? हालांकि अब आपको टॉपिक अपने आप तैयार करना पड़ेगा। बाकी मैं अपने आप क्या तैयार करना पड़ेगा, इन सभी को मैं मॉडल पेपर के माध्यम से, ठीक है, महासंग्राम रिवीजन क्लास के माध्यम से, महामैराथन क्लास के माध्यम से इन सभी टॉपिक को कवर करवाने का प्रयास पूरा करूंगा। ठीक है? तो बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और अभी मैं एक व्यवस्था किया हूं आपके लिए, वो बताता हूं। विवाह और हिंदू विवाह के बारे में बताएं। विवाह किसे कहते हैं, विवाह का विशेषता, विवाह क्यों लोग करते हैं, विवाह के कारण, विवाह के परिणाम, विवाह क्यों किए जाते हैं। विवाह एक ऐसी संस्था है जो कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करती है। ठीक है? और इसके अलावा सृष्टि की उत्पत्ति के लिए भी विवाह जरूरी है। विवाह एक सामाजिक संस्था है जिसके द्वारा एक प्रकार से एक लड़का एक लड़की एक साथ एक कमरे में रह सकते हैं विवाह के द्वारा ही। बिना विवाह के अगर किसी लड़का किसी लड़की से कोई संतान उत्पन्न होती है तो वो लड़की मतलब वो संतान जो होगी वो एक प्रकार से वैध संतान नहीं होगी, वो नाजायज़ संबंध हो, मतलब कि नाजायज़ जो है उसको एक प्रकार से पुत्र बोला जाता है, या एक प्रकार से उसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है। हिंदू विवाह क्या है, हिंदू विवाह के स्वरूप क्या है, ये सब प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हिंदू विवाह के बेसिकली 8 स्वरूप हैं, 8 प्रकार के हिंदू विवाह हैं। आर्ष विवाह, देव विवाह, पैशाच विवाह, ऋषि विवाह, ब्राह्मण मतलब कि ब्रह्म विवाह, ठीक है, गंधर्व विवाह, इस तरीके से कई विवाह होते हैं। गंधर्व विवाह जैसे आजकल जो प्रेम विवाह है वही गंधर्व विवाह होता है। ठीक है, लव मैरिज। आगे अगला टॉपिक आपको पढ़ लेना, राज्य की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति की बेसिकली कई सिद्धांत है। दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए राज्य की उत्पत्ति का सामाजिक समझौते का सिद्धांत है। इन सिद्धांतों को आप पढ़ लीजिएगा। ये सब सिद्धांत आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीए के 5th सेमेस्टर में अगर इन टॉपिक को आप तैयार कर लेंगे, इससे बाहर आपको कुछ आने वाला है नहीं। देखिए एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको मान लेते PDF प्राप्त करनी है, इन सभी मतलब कि टॉपिक की जब भी मॉडल पेपर आएगा चैनल पर, यूट्यूब पर चैनल पर वीडियोज़ आएगी, जो भी वीडियोज़ यूट्यूब चैनल पर आपकी आएगी उनकी PDF हो गए सभी सब्जेक्ट की, एक सब्जेक्ट नहीं, आपका जो भी सब्जेक्ट होगा आपको SMS करना 91 61 93 60 62 पर SMS करना है। ठीक है, और आपको तुरंत ग्रुप से ज्वाइन कर लेना है। आपको करना क्या है, अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और आपका क्या क्या सब्जेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के नेम भी लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या किया जाएगा, आपको एक प्रकार से तुरंत आपके पास एक स्कैनर सेंड किया जाएगा, उसी पर आपको मात्र 100 रुपीज़ सेंड कर देने होंगे। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, आपको जैसे ग्रुप से जोड़ा जाएगा फिर उसमें जो भी आगे की क्लासेस होंगी, वीडियो लेक्चर्स होंगे, वो सब आपको उसकी लिंक मिलती रहेगी। लाइव क्लास होगी, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, सब कुछ उसमें मिलते रहेंगे। इसके साथ ही साथ आपको क्या मिलेगा, इसके साथ ही साथ आपका जो भी सब्जेक्ट होगा, यानी कि आपके इससे 2 सब्जेक्ट आपके मेजर में जो हैं, यानी 2 सब्जेक्ट जो आपके बचे हुए हैं वो 2 सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी, दोनों पेपर की। ठीक है, इसके साथ ही साथ आपका जो को करिकुलर पेपर होता है आपका, ठीक है, को करिकुलर आप समझ रहे होंगे। को करिकुलर में कहने का तात्पर्य क्या, जैसे आपने 4th सेमेस्टर में क्या पढ़ा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ा होगा को करिकुलर में, ऐसे ही आपका 5th सेमेस्टर में क्या पढ़ना होता है, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस के बारे में पढ़ना होता है, विश्लेषण क्षमता और डिजिटल जागरूकता के बारे में, यानी रीजनिंग और कंप्यूटर से बनने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में समझना होता है। और ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप का, यानी MCQs पेपर आपके आते हैं। ठीक है, MCQs पेपर आते हैं, इसकी प्रैक्टिस सेट वगैरह मैं लगातार तैयार कर रहा हूं, तो प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगी, यानी इसका PDF नोट्स मिल जाएगा। आपको क्या मिलेगा, PDF नोट्स मिलेगा, वीडियो लेक्चर मिलेंगे आपको इसके मतलब की सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, आपके चाहे परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो रही चाहे लिखित हो रही है, दोनों टाइप के, यानी ऑब्जेक्टिव में MCQs जो होते हैं मल्टीपल चॉइस, और जो लिखित टाइप का होता है उसमें आते लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय टाइप के प्रश्न आते हैं, तो उन सभी की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक सब जैसे आपका पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, एंशिएंट हिस्ट्री है, हिंदी है, ठीक है, संस्कृत है, या अन्य कोई सब्जेक्ट है, तो इन सभी के एक प्रकार से कहने के जो भी वीडियोज़ यूट्यूब पर आपकी अवेलेबल होंगी उन सभी वीडियोज़ की PDF नोट्स आपको मिल जाएगी इस ग्रुप में। साथ ही साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें आपको को करिकुलर जो मिलेगा, ये को करिकुलर आपकी 12 का आपका बहुत कठिन सब्जेक्ट है आपका, एनालिटिक एबिलिटी जो है पूरे की पूरी रीजनिंग से प्रश्न आते हैं इसमें, ऐसे पासा से प्रश्न आएगा, आपका सदस्यता से आएगा, ठीक है, मिसिंग नंबर से प्रश्न आएंगे, बहुत हार्ड लेवल का प्रश्न होता है, अल्फाबेटिकल सेक्शन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार के, और आपका जो प्रश्न होता है ब्लड रिलेशन से आएंगे, खूनी रिश्ते से प्रश्न आएंगे,
कंप्यूटर से बनने वाले तमाम प्रश्न आएंगे, साइबर सुरक्षा, MS वर्ड, MS ऑफिस, ठीक है, और कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज से प्रश्न आएंगे। तो ये सब चीज़ें आपको एक प्रकार से यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 2024 में जो क्वेश्चन पेपर विभिन्न विश्वविद्यालय में आए थे इसके और कई सब्जेक्ट के उनको सॉल्व भी करवाया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 2025 में जो पेपर होगा वो भी सॉल्व करवाया जाएगा, तो उसकी आंसर की भी मिलेगी आपको। तो इस तरीके से अगर आप ग्रुप से जुड़ेंगे तो आपका बहुत ही फायदा होता रहेगा, आप बेहतर तरीके से चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, परख पाएंगे। तो इस तरीके से आप सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप SMS कर दीजिए 91 पर और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, चूंकि आपकी बार आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अच्छा नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो PDF नोट्स के माध्यम से आप चीज़ों को समझ पाएंगे, जुड़ पाएंगे। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है भैया? अगला टॉपिक है राज्य के प्रमुख तत्व। राज्य के प्रमुख तत्व कौन कौन से? राज्य के मुख्य रूप से 4 तत्व होते हैं। पहला तत्व होता है जनसंख्या, दूसरा तत्व होता है निश्चित भूभाग। तो राज्य का एक निश्चित भूभाग होता है, उसमें रह रही जनसंख्या होती है। तीसरा उस पर शासन करने वाली सरकार, और चौथा एक प्रभुसत्ता होती है, यानी कि सॉवरेनिटी, यानी उस देश का अपने आंतरिक मामलों में या बाहरी मामलों में खुद निर्णय वो देश लेता हो, उस पर किसी दूसरे देश का कोई अधिकार ना हो। ठीक है, ये होता है उसके तत्व। तो ये 4 प्रमुख तत्व हो गए इसके। इसके अलावा कौटिल्य महोदय, यानी कौटिल्य का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य, इनका पूरा नाम है विष्णुगुप्त चाणक्य, या अर्थशास्त्र के रचयिता हैं ये कौटिल्य। ठीक है, इनका सप्तांग सिद्धांत जो है, राज्य के 7 अंग के सिद्धांत इन्होंने बताए हैं, बड़ा फेमस है। राज्य का सप्तांग सिद्धांत और मंडल सिद्धांत इनका बड़ा फेमस है, तो दोनों सिद्धांत आप पढ़ लीजिएगा। ये टॉपिक आपको तैयार करना है, इसको मैं बताऊंगा, मॉडल पेपर मैंने प्रश्न रखा भी है, बताया भी है। अगला टॉपिक आपका है महासंग्राम, वीडियो जल्द ही आपका आएगा एंशिएंट हिस्ट्री का। मौर्य काल में प्रशासन, यानी मौर्य काल का प्रशासन कैसा था? ठीक है, केंद्रीय और प्रांतीय। मौर्य काल का केंद्रीय प्रशासन कैसा था और प्रांतीय प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्य काल का, यह आपको टॉपिक तैयार कर लेना है। इसके साथ ही साथ प्राचीन भारत में करारोपण मतलब होता है कि टैक्स की व्यवस्था कैसी थी, टैक्स के क्या क्या सिद्धांत थे, किस तरीके से कर को एक प्रकार से वसूला जाता था, कब? प्राचीन भारत के समय में। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ लेना, प्रश्न खूब पूछा गया यहाँ से। इसके अलावा प्राचीन भारत में कृषि व्यवस्था के बारे में पूरा विस्तार से जान लीजिएगा। और साथ ही साथ में मौर्य काल में और वेदोत्तर मतलब होता है वेद के बाद में, यानी वैदिक काल के बाद में कृषि व्यवस्था की पूरी हिस्ट्री आपको बतानी है। मौर्य काल में कृषि कैसी होती थी, वेदोत्तर काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी, उसका एक प्रकार समाज कैसा था, यही सब आपको तैयार करना है। इन्हीं टॉपिक को अगर आप तैयार कर लेंगे, निश्चित तौर पर आपसे कोई दूसरा टॉपिक से प्रश्न नहीं आएगा। इन टॉपिक को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही बेहतर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अगले इसका भी आप देखेंगे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सभी लोग इन टॉपिक को नोट डाउन कर लीजिएगा, इनको तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया आपका, हो गया स्क्रीनशॉट भाई? चले ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा तो चलिए, इस पर आपको जो है अगर आप PDF प्राप्त करनी है आपको तो SMS करें 91 पर और जुड़ जाए ग्रुप से सभी लोग। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद महोदय। ओके, ऐसे ही अपना प्यार दुलार हमेशा बनाए रखिएगा।